नमस्कार बच्चों, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग 2 के पद्य खंड से कविता आत्मपरिचय, जिसके रचयिता हैं, जिन्होंने कविता लिखी है, वो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। आपकी सिलेबस में इनकी 2 कविताएं हैं। एक तो ये आत्मपरिचय जो अब हम पढ़ेंगे, एक दूसरा जो काव्य है इनका वो है एक गीत, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आत्मपरिचय का मतलब होता है आत्म यानी स्वयं का, परिचय यानी परिचय, स्वयं के बारे में परिचय देना। तो इसमें उन्होंने स्वयं के बारे में बताया है, तो स्वयं का परिचय दे रहे हैं इस कविता के अंदर। आइए हम हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी उनके जन्म के विषय में। तो बच्चों, उनका जन्म हुआ था 21 नवंबर सन 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रयाग इलाहाबाद के एक साधारण कायस्थ परिवार में, और उनकी मृत्यु हुई थी 18 जनवरी सन 2003 में। ये चिर निद्रा में लीन हो गए थे इस संसार को छोड़कर। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो बहुत फेमस हुई हैं, क्योंकि ये बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार हैं। इनके काव्य संग्रह भी है, इन्होंने आत्मकथा भी लिखी है, अनुवाद भी किया है बहुत सी रचनाओं का, इन्होंने डायरी भी लिखी है। तो सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं इनकी काव्य संग्रह पर। इनके काव्य संग्रह जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सत्तरंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, बुद्ध और नाचघर। इनकी आत्मकथा और उसके भी 4 खंड हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। फिर है इनके अनुवाद। इन्होंने बहुत सी अंग्रेजी की किताबों के भी अनुवाद किए हैं, या किसी और भाषा की, जैसे हैमलेट का, मैकबेथ का, जनगीता, इनका अनुवाद भी किया है इन्होंने। डायरी इन्होंने लिखी है, प्रवास की डायरी। ये सब इनकी रचनाओं के बारे में है, और इनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें सोवियत लैंड और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं, और इनको 10 द्वार से सोपान तक रचना पर सरस्वती सम्मान भी दिया गया है, और इनको भारत सरकार ने साहित्य सेवा को देखकर पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। बच्चों, ये इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी कक्षा में दाखिला लिया, लेकिन ये असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, और इन्होंने बाद में काशी विश्वविद्यालय से बीटीसी की डिग्री प्राप्त की, और एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद ये 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए थे, और वहाँ पर इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, और बाद में 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त कर दिया था। इनकी जो साहित्य की कुछ विशेषताएं हैं, सबसे पहले तो ये श्रेष्ठ साहित्यकार तो हैं ही, और ये हालावाद के प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं। इन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं बहुत अच्छी लिखी है, और इनकी कविताओं में हम देखेंगे रहस्यवादी भावना भी देखने को मिलेगी हमें, और सामाजिक चित्रण से ओतप्रोत कविता होती है इनकी, और इनकी जो भाषा है वो ज़्यादातर साहित्यिक खड़ी बोली होती है, जिसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग मिलता है इनका। इसके अलावा इन्होंने अपने काव्य के अंदर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अलंकारों का भी बहुत प्रयोग किया है इन्होंने कविता में। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, मानवीकरण, सभी अलंकारों का लगभग इनकी कविताओं में हमें प्रयोग मिल जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने जो हम देखते हैं इनके ज़्यादातर जो कविताओं के अंदर श्रृंगार रस के दर्शन होते हैं,
और ज़्यादा इनमें संयोग श्रृंगार नहीं मिलेगा, हमें वियोग श्रृंगार मिलेगा। और ये हिंदी साहित्य के बहुत लोकप्रिय कवि है और इनका बहुत ही प्रमुख स्थान है हिंदी साहित्य में। तो इनकी जो संक्षिप्त जीवन परिचय है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं इनकी कविता आत्म परिचय। आत्म परिचय यानी कि स्वयं का परिचय। यहाँ पर कवि, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि स्वयं का परिचय दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अपने आप को जानना दुनिया को जानने से भी अधिक कठिन है। क्यों कठिन है? कि स्वयं को जानना, स्वयं के बारे में, अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब चीज़ों का विश्लेषण करना, स्वयं के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। दुनिया के बारे में तो हम अपनी राय दे सकते हैं, हम उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बता सकते हैं, लेकिन जब हम अपने आप का परिचय दें तो वो ज़रा हमारे लिए कठिन हो जाता है। वे इसमें अपने विषय में, अपनी सोच के विषय में बता रहे हैं और बच्चन जी ये भी बता रहे हैं कि दुनिया से उनका क्या संबंध है। और अब हम कविता शुरू करते हैं। देखिए कविता आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। हम इन दोनों पैराग्राफ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनकी साथ साथ व्याख्या करेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कवि कि जो अपने जीवन और व्यक्तित्व की बातों को उजागर कर रहे हैं, उनके जीवन में, व्यक्तित्व में जो जो बातें हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ये हम प्रसंग संदर्भ में लिख सकते हैं। और मैं जो शब्द आया है वो कवि ने अपने लिए प्रयुक्त किया है इसमें। मैं, अब वो बता रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार लिए घूम रहा हूँ। यानी कि कवि इस दुनिया में रहते हुए सांसारिकता का बोझ, यानी कि संसार की जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा है और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन 2 पंक्तियों का जो साधारण व्याख्या तो ये हो सकती है कि मैं जग जीवन की, मैं सांसारिक जीवन का भार लिए फिर रहा हूँ, लिए हुए घूम रहा हूँ। मैं यानी कवि अपने लिए प्रयोग कर रहा है ये शब्द। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन इस सांसारिक जीवन को जीते हुए भी मैं अपने जीवन में प्यार लेकर घूम रहा हूँ। तो इन पंक्तियों में जो अर्थ, छुपा हुआ अर्थ, भाव निकल रहा है वो क्या है कि कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया में रहते हुए सांसारिकता का बोझ, यानी कि संसार की जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा हूँ और मैं दुनियादारी निभाते हुए दुखों और कष्टों को झेलते हुए भी अपने जीवन में प्यार लिए घूम रहा हूँ। यानी कि मेरे अंदर प्रेम की भावनाएं भरी हुई है और मैं इस दुनिया में दुखों और कष्टों को सहते हुए भी प्रेम बांटता रहता हूँ, प्रेम और स्नेह बांटता फिरता हूँ। तो इन 2 पंक्तियों की आपको अच्छी प्रकार समझ आ गई होगी। अब हम आगे 2 पंक्तियों की करते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। किसी ने, इसमें जो किसी ने शब्द आया है वो एक अज्ञात, अनजान ऐसा पर्सन है जो कवि के जीवन में जो बहुत महत्व रखता है, कवि जिससे बहुत प्रभावित है और वो कवि से अब दूर चला गया है। तो कवि उसके बारे में बात कर रहा है जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया है। इसलिए किसी ने, कोई ऐसा स्पेशल व्यक्तित्व है उनके जीवन में जो उन्हें बहुत प्रिय है, कवि उन्हें बहुत चाहता है, तो किसी ने शब्द उसके लिए यूज़ किया गया है। और झंकृत, इसमें एक झंकृत शब्द आया है। हम कहते हैं ना झंकार,
पायल की झंकार या कोई झंकार, वैसे इसमें क्या आया है, यहाँ एक वाद्य यंत्र जो होता है उसकी झंकार की बात की जा रही है। तो जीवन में झंकार आ गई है कवि के, जैसे कि कोई भी वाद्य यंत्र होता है उसमें झंकार उत्पन्न होती है, ठीक है ना। जैसे वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिसमें तार लगे होते हैं, उसमें छूने से उसमें झंकार उत्पन्न होती है, जैसे वीणा, सितार आदि जो वाद्य यंत्र होते हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो उसके तारों को जब छुआ जाता है तो उसमें से ध्वनि निकलती है और ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसे ही हम झंकार कहते हैं। तो आपको किसी ने और झंकार शब्द का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब कवि क्या कह रहे हैं कि इन दो पंक्तियों के कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कि कवि क्या कहना चाहता है कि किसी ने मेरी मन रूपी वीणा को झंकृत कर दिया है। किसी ने यानी कि किसी अज्ञात और अनजान प्रिय, जिसकी बात कवि कर रहा है, जिसे कवि बहुत चाहता है, उसने कवि के मन रूपी वीणा को झंकृत कर दिया है। और उसने यानी कि उसने कवि के हृदय की भावनाओं को छू लिया है। और उसने हृदय की भावनाओं को छुआ तो कवि के जीवन में झंकार उत्पन्न हुई, तो जिससे कि कंपन उत्पन्न हुआ। और वो कंपन क्या है, भावनाओं में कंपन, यानी कि उसके जीवन में अपने प्रिय के लिए बहुत प्रेम है, और उसी प्रेम से भरे हुए जीवन को लिए हुए इस दुनिया में वो घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, और उसी प्रेम से भरे हुए जीवन को लिए हुए कवि इस दुनिया में घूमते हैं। यहाँ पर सांसों के दो तार शब्द आया है, ये जीवन का प्रतीक है। तो इस काव्यांश के अंदर जो सांसों के दो तार शब्द आया है वो जीवन का प्रतीक है। जो कवि का जीवन है, जिसके साथ वह घूम रहा है, इस जीवन में उसे प्रेम उसके प्रिय ने या किसी अपने ने दिया है जो कि अज्ञात है। तो उसी की झनकार को लिए वो जीवन में घूम रहा है। इन पंक्तियों को दोबारा देख लीजिए। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि किसी ने यानी कि उनके जो अज्ञात और अनजान जो प्रिय है, जो उनको बहुत प्रिय है अपने जीवन में, उन्होंने कवि के मन रूपी वीणा को झंकृत कर दिया है, अर्थात कवि के हृदय की भावनाओं को छू लिया है। और भावनाओं में जो है कंपन है, वो क्या है, प्रेम है। और उसी प्रेम से भरे हुए जीवन को लिए हुए इस दुनिया में वे घूम रहे हैं। यानी कि सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, यानी कि उसी प्रेम से भरे हुए जीवन को लेकर वो कवि घूम रहे हैं। और ये जो उन्हें स्नेह प्रेम किससे मिला है, किसी अनजान प्रिय है, किसी अपने ने दिया है, जो कि इस कविता में कवि ने अज्ञात बताया है, अनजान बताया है। तो इन पंक्तियों की अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाती, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब इसमें क्या बता रहे हैं, पान का अर्थ होता है पीना और या सेवन करना। स्नेह सुरा का मतलब होता है स्नेह रूपी मदिरा। इसमें देखिए रूपक अलंकार लग रहा है। और मदिरा क्या होती है, मदिरा शराब सुरा जिसको हम बोलते हैं। तो मदिरा जो होती है, जो पी ली जाती है तो उससे मादकता आ जाती है, मदहोशी छा जाती है। और स्नेह जो है उसके किसी अज्ञात प्रिय ने उसको दिया है, उसके जीवन में जो स्नेह है, प्रेम है, वो भर गया है, तो उसके जीवन में एक प्रकार की मादकता आ गई है। तो उन्होंने स्नेह को, प्रेम को किसके समान बताया है,
मदिरा के समान बताया है, जिससे कवि के जीवन में क्या आ गई है, मस्ती आ गई है, मदहोशी छा गई है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कवि स्नेह सुरा। तो अब इन पंक्तियों की देख लीजिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया करता हूँ, या मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीता हुआ घूमता हूँ। यानी कि मैं तो अपने जीवन में जो स्नेह जो मुझे प्राप्त हुआ है, यानी कि मेरे किसी अज्ञात प्रिय ने मुझे जो स्नेह दिया है, मैं उसके नशे में मतवाला हो गया हूँ, मदहोश हो गया हूँ, और उसी स्नेह रूपी मदिरा को मैं पीता हूँ। यानी कि कवि जो है स्नेह रूपी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर वो बेसुध हो गया है, और उसे मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और जब वो स्नेह रूपी मदिरा में मदहोश हो चुका है कवि, तो कहते हैं कि मुझे इस संसार का ध्यान नहीं है, यानी कि मैं इस दुनिया की कोई परवाह नहीं करता। यानी कि मैं प्रेम रूपी मदिरा के प्रभाव में इतना बेसुध हो गया हूँ कि मुझे संसार की फिक्र नहीं है, मैं अपने आप में ही मस्त हूँ। इन दो पंक्तियों की आपको आ गई होगी। आगे है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें पूछ रहा मतलब कि महत्व देना। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कवि की दुनिया को स्वार्थी बता रहे हैं। ठीक है ना, संसार यानी कि दुनिया वो स्वार्थी है, ये उन्हीं को महत्व देती है जो इस दुनिया के बारे में प्रशंसा गीत जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। जग की गाते का मतलब होता है जग की प्रशंसा करना, जग के गीत गाना, जग की अच्छाई की, यानी कि जो जिसको हम कहते हैं कि प्रशंसा में बस बोलते रहना हर किसी की। तो कहते कि संसार की अगर हम हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो ये संसार भी उसी को ही पूछता है। तो कवि इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कहता है कि भाई जग तो संसार तो उसको पूछता है जो संसार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ, या लेकिन मैं तो अपने मन मर्जी करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि कि ये जो संसार है उसी की प्रशंसा, उसी को महत्व देते हैं जो इस संसार की प्रशंसा के गीत गाते हैं। यानी कि ये जो पूरी दुनिया है वो ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, मक्खन लगाते हैं, चाटुकारिता करते हैं। यानी कि उनकी महिमा का जो गुणगान करते हैं लोग, संसार भी उन्हीं को पूछता है, और जो उनका गुणगान करते हैं प्रशंसा के गीत गाते रहते हैं। अब कवि जो है उन दुनिया के लोगों से अलग है, क्योंकि वो अपने आप में मस्त है और अपने दिमाग की ही सुनता है। यानी कवि अपने मन मर्जी के कार्य करता है, मनमोजी प्रवृत्ति का है, उसे अपने मन मर्जी करना अच्छा लगता है और वही वो करते हैं। इसलिए वो ये नहीं सोचते कि दुनिया क्या सोचेगी या क्या कहेगी, इस चीज की परवाह उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। तो इन पंक्तियों का जो छिपा हुआ अर्थ आपको समझ आ गया होगा। अब क्या कहते हैं कवि कि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि कवि संसार से बेपरवाह है, संसार की कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि अगर वो संसार की फिक्र करने लग गया तो वो प्रेम से दूर हो जाएगा। इसलिए वो संसार और प्रेम को ज्यादा महत्व देता है। ठीक है ना, तो उसका अपनी निजता का, यानी कि उसका जो अपनी एक व्यक्तिगत जो है वो अलग संसार है उसका, और जो जैसा कि मैंने बताया कि वो जो प्रेम उसके किसी अज्ञात अनजान प्रिय ने उसे दिया है, तो वो अपने प्रेम को ज़्यादा महत्व देते हैं, संसार की परवाह नहीं करते। इन दोनों पैराग्राफ की आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं इसके शिल्प सौंदर्य की। तो शिल्प सौंदर्य ज़्यादातर पैराग्राफ में कुछ पॉइंट्स होते हैं वो तो सेम ही रहते हैं,
जैसे मैं शब्द आया है, ये कवि ने अपने लिए यानी कि स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा। और आत्मकथात्मक शैली है क्योंकि कवि ने इसमें अपने बारे में अपनी कहानी लिखी है, तो ये आत्मकथात्मक शैली हो गई। इसके अलावा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है कवि ने। तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग मिलेगा उनमें, तो खड़ी बोली है। तुकांत शैली का प्रयोग है, ठीक है ना। तुकांत शैली की एक लाइन दूसरी लाइन से जो राइमिंग वर्ड्स की तरह जो होते हैं उस तरह से तुकांत शैली है। प्रवाहमयी भाषा है, भाषा में प्रवाहमयता है। माधुर्य गुण का प्रयोग है और इसमें जो भावाभिव्यक्ति है उसकी सरलता देखने को मिलती है हमें, यानी कि कवि ने जो अपने भावों की अभिव्यक्ति की है वो बहुत ही सरल ढंग से की है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और जो भाषा है वो भावानुकूल है। इसके अलावा मुक्तक छंद है, कविता में लय है, तुक है, यानी कि गाए जाने योग्य है, कविता गा सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। गे मुक्तक शैली का प्रयोग है। और इसके अलावा जो शब्द आया है इसमें स्नेह सुरा, स्नेह सुरा ये रूपक अलंकार है, जैसे स्नेह रूपी सुरा यानी प्रेम रूपी सुरा। इसके अलावा जग जीवन, जग जीवन, इसमें जग जीवन में क्या है, ज वर्ण की आवृत्ति आ गई है तो अनुप्रास अलंकार है। अब इसके अलावा इसमें कवि के जो विचार है वो विरोधाभासी है, यानी कि विरोधाभास शैली का प्रयोग है। यानी कि इसमें कवि ये भी कह रहा है कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि वह सांसारिकता का बोझ लेकर भी, लेकिन एक पंक्ति में वो ये भी कह रहा है कि मैं अपने मन का गान की मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। एक तो वो सांसारिकता को लेकर चल रहा है, दूसरी एक पंक्ति में ये भी कह रहा है वो कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो इन दोनों ही पंक्तियों से हमें पता चल रहा है कि दोनों ही विरोधाभास है, ठीक है। इसके अलावा ये मुहावरे भी है, जैसे जग की गाते, जग की गाने का मतलब जग की प्रशंसा करना, मन का गान यानी अपनी मस्ती में रहना। इस तरह के मुहावरों का प्रयोग भी किया है बच्चन जी ने इसमें। तो आपको ये दोनों पैराग्राफ शिल्प सौंदर्य अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर, अगले पद की ओर। देखिए इसमें, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो देखिए इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं प्रसंग में, कि अपने जो हृदय के भाव हैं, अपने जो हृदय के उद्गार यानी कि भावनाएं हैं, वो अपनी भावनाओं के बारे में, अपने हृदय की भावनाओं के बारे में और सपनों के बारे में इस पूरी दुनिया को, इस पूरे संसार को वो बता रहे हैं। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार वो मस्ती से रहते हैं इस संसार में, वो कुछ भी परवाह नहीं करते, मस्ती से रहते हैं। तो देखिए इसके शब्दार्थ देख लीजिए। इसमें शब्द आया है निज, निज का अर्थ होता है अपने। फिर है शब्द उर का अर्थ होता है हृदय। उद्गार यानी भाव या भावनाएं। उपहार यानी कि सौगात। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। संसार का अर्थ होता है दुनिया। भाता यानी पसंद करना, पसंद। स्वप्नों का अर्थ है सपने। संसार, दुनिया। जला का मतलब जलना। अग्नि, आग। दाह शब्द दहन शब्द से बना है, यानी कि जलना। और मग्न रहना कि मस्त रहना। भव संसार, सागर समुद्र, संसार रूपी सागर। एक शब्द और आया है इसमें भव,
एक शब्द तो आया है हमारा इसमें भव सागर, एक और आया है भव मोजो। भव मोज, मोज मतलब लहरें, भव वही दुनिया, संसार यानी संसार रूपी लहरें या दुनिया रूपी लहरें। तो आपको इसके शब्दार्थ आ गए होंगे दोनों के। अब हम व्याख्या करते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज उर मतलब मैं अपने हृदय के भावनाएं हैं वो लेकर घूम रहा हूँ, और मैं अपने हृदय के उपहार है, जो सौगात है वो लेकर घूम रहा हूँ। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, कवि का जो हृदय है वो स्नेह से, प्रेम से भरा हुआ है और उसका उपहार लेकर वो घूम रहा है। यानी कि वो इन पंक्तियों में अपने बता रहा है हृदय के भावों को वो व्यक्त करना चाह रहा है, कि उसके मन के जो भाव है उनको अभिव्यक्त करना चाह रहा है और अपने दुनिया को अपना जो प्रेम रूपी उपहार है वो बांटना चाहता है। तो वो क्या कहता है, यही बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में वो अपने हृदय के भावों को दुनिया को व्यक्त करना चाह रहा है। वो उनके हृदय के अंदर जो प्रेम भरा हुआ है वो उस प्रेम रूपी उपहार को बांटना चाहते हैं। तो इन दो पंक्तियों की आ गई होगी आपको। आगे देखो, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अपूर्ण, अपूर्ण यानी कि अधूरा। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि यह जो अधूरा संसार है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है, और मैं स्वप्नों का संसार, मैं तो अपने ही सपनों का संसार, प्रेम रूपी सपनों का संसार लेकर इस दुनिया में घूम रहा हूँ। यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि ये संसार तो अधूरा है, अपूर्ण है, और इसकी जो अपूर्णता है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। और अपूर्ण क्यों कह रहे हैं कवि संसार को, क्योंकि संसार में वो समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर प्रेम का अभाव है, और जो प्रेम की जो कमी है वही इसे अधूरा बना रही है, इस संसार को अधूरा बना रही, यानी लोगों में प्रेम रूपी भावनाएं ही नहीं रह गई। और यही बात कवि को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कहते हैं कि ये अपूर्णता जो संसार की है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इस दुनिया में अपने सपनों को साथ लेकर फिर रहा हूँ। सपने यानी कि वो चाहता है कि इस दुनिया में प्रेम हो, और प्रेम से ही इस दुनिया का अधूरापन मिट सकता है, इस दुनिया में जो कमी है वो मिट सकती है। तो आपको ये चारों पंक्तियाँ समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जला हृदय में अग्नि यानी कि मेरे हृदय में अग्नि जो जल रही है, ठीक है ना, वो जो उनके मन में कौन सी अग्नि जल रही है, प्रेम रूपी अग्नि। तो जो उनके मन में प्रेम रूपी अग्नि जल रही है उसमें वह कवि स्वयं जल रहा है, अपने आप को वो जला रहे हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, कहता है कि मैं सुख और दुख दोनों में ही मैं मग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, यानी कि सुख दुख का कवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि इसमें इसका डिटेल में अच्छी प्रकार से जान लीजिए। इनका जो सिंपल अर्थ है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम डिटेल में इसका अर्थ समझेंगे कि कवि के मन में जो प्रेम की आग जल रही है उसमें वह स्वयं को जलाते हैं। यानी कि जब हमारा कोई प्रिय हमसे बिछड़ जाता है, दूर हो जाता है, तो जो कि कवि का प्रिय कौन है, कोई अनजान प्रिय है जो कवि से दूर है, तो कवि उसकी याद में है, उसके अंदर अग्नि जल रही है और उसमें वो स्वयं जल रहा है। तो वे इस अग्नि में जलकर कैसे हो गए हैं, जैसे एक साधु होता है ना, एक योगी होता है। योगी कौन होता है, साधु, कि जिस पर सुख दुख का कोई असर नहीं होता, यानी सभी परिस्थितियों में वो क्या होता है, सभी परिस्थितियों में समानता की भावना रखता है, यानी कि वो समभाव रखता है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि वो प्रेम रूपी अग्नि में जलकर खुद को जला रहे हैं और
वो कैसे हो गए हैं? उस अग्नि में जलकर एक योगी की तरह हो गए हैं, एक साधु की तरह हो गए हैं, जो तपस्या करता है और जो हर परिस्थिति में समान भावना रखता है। इसी प्रकार जो कवि भी है उस पर भी सुख दुख दोनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो हर परिस्थिति में क्या रहते हैं? मस्त रहते हैं। इसलिए कवि कहता है दोनों में मग्न रहा करता हूँ, कि वो सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में वो क्या रहते हैं? वो मग्न रहते हैं, यानी कि मस्त रहते हैं। इन दो पंक्तियों का अच्छी प्रकार से आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। कि इसमें क्या कहते हैं? ये संसार तो क्या है? संसार रूपी सागर से उस पार उतरने के लिए नाव बनाता है, यानी कि अलग अलग प्रयास करता है, अपनी कोशिशें करता है कि किस तरह इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरा जाए। लेकिन मैं क्या करता हूँ? मैं इस संसार रूपी लहरों पर मस्त होकर बहता रहता हूँ। यानी कि इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि ये दुनिया जो है, ये संसार है, इस संसार रूपी सागर से तरने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं, प्रयास करते हैं। और क्या कहते हैं कि दुनिया चाहे, कवि कहते हैं दुनिया चाहे कितने भी प्रयास करे इस भवसागर से उतरने के लिए, लेकिन मैं तो अपनी मस्ती में अपने आप को इस दुनिया की लहरों पर खुला छोड़ देता हूँ। यानी कि मैं मस्त होकर, यानी दुनिया की परवाह नहीं करता। दुनिया तो पता नहीं कैसे कैसे प्रयास कोशिशें करती है सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जाने के लिए, भवसागर से पार उतरने के लिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ? इस संसार रूपी लहरों पर अपने आप को खुला छोड़कर मस्ती से बहता रहता हूँ। क्योंकि कवि के पास क्या है? उसके पास प्रेम रूपी नाव है, जिस नाव में वो उस नाव के सहारे मस्त होकर अपने जीवन में जी रहा है। तो आपको इन दोनों पंक्तियों की समझ आ गई होंगी। तो इसका अब हम कर लेते हैं शिल्प सौंदर्य। तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने पीछे दोनों पैराग्राफ के बताए थे, कुछ पॉइंट्स तो वही है इसमें, और फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आत्मकथात्मक शैली है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली, तुकांत शैली, अभिव्यक्ति की सरलता है, भाषा भावानुकूल है, मुक्तक छंद है, और संसार रूपी सागर है या सागर संसार रूपी लहरें हैं, तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और एक शब्द और आया है अग्नि, तो यहाँ पर अग्नि किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है, तो प्रेम रूपी अग्नि है, तो यहाँ पर भी हम रूपक अलंकार कर सकते हैं। और एक शब्द आया है सुख दुख, यानी कि सुख और दुख, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द्वंद्व समास है। और यहाँ पर कवि ने श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है, वो भी वियोग श्रृंगार। दो प्रकार के श्रृंगार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार वो होता है जब हमारा कोई हमसे दूर चला जाता है, तो उसकी याद में जिस प्रकार कवि ने कविता लिखी है ये, तो इसमें वियोग श्रृंगार है। और संयोग श्रृंगार का कवि से कम ही नाता रहा है, उन्होंने ज़्यादातर वियोग श्रृंगार की कविताएं लिखी हैं। तो आपको ये अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। अब हम अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो इनमें शब्दों के अर्थ देख लीजिए। हाय, हाय का मतलब अफसोस करना। जब किसी बात पर अफसोस जताना हो तो हाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी वही आया है कि कोई अज्ञात प्रिय है जो कवि का। यौवन यानी कि जवानी। उन्माद, उन्माद पागलपन को कह सकते हैं हम, जोश मस्ती पागलपन। अवसाद निराशा। याद यानी कि स्मृति। ये इसके शब्दार्थ हैं, आप नोट कर सकते हैं। प्रसंग में हम कर सकते हैं कि यहाँ कवि ने अपने जो यौवन काल है, अपनी जवानी की जो मन स्थिति है, वो उसका वो
उसके बारे में बता रहे हैं कि उस समय कवि की जो जीवन में जो मन स्थिति थी, उनके मन की स्थिति क्या थी, वो क्या सोचते थे, तो इसके बारे में वो अपना विश्लेषण कर रहे हैं। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। अब मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद का जैसे कि मैंने बताया पागलपन, कि मैं अपने यौवन का, जवानी के नशे में जो है मैं उसका पागलपन, उसके जोश और मस्ती में फिरता रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और जो मेरे जोश और मस्ती थी, उन्माद यानी पागलपन था जो जवानी का, उसमें मैं क्या लिए फिरता हूँ? अवसाद, निराशा भी लिए फिरता हूँ। तो देख लीजिए आप, दोनों में इसमें भी विरोधाभास नजर आएगा आपको कि वो जोश और मस्ती भी है और साथ में निराशा भी है, तो दोनों ही है, विरोधाभास है। तो कवि इन दोनों पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे हैं कि वे अपने जवानी के मस्ती में घूम रहे हैं, और इस मस्ती में क्या है? निराशा भी है। यानी कि कवि अपने यौवन की निराशा भरी मस्ती में घूम रहा है। ठीक है ना, ये दोनों को पंक्तियों को हम ऐसे कर सकते हैं कि कवि अपने यौवन की निराशा भरी मस्ती में घूम रहा है। यौवन का उन्माद, यौवन का उन्माद यानी कि प्रेम की तीव्रता, यानी कि प्रेम की तीव्रता। तो कवि अपने निराशा भरी मस्ती में घूम रहा है, यानी कि कवि का कोई प्रिय उससे दूर हो गया है, तो वह अपने प्रेम के उन्माद में यानी कि प्रेम की मस्ती में घूम रहा है, याद भी कर रहा है उसको दुख भी महसूस हो रहा है, उसको निराशा भी लग रही है, क्योंकि कवि अपने प्रिय से दूर है। और मैंने जैसा कि बताया, उन्माद में अवसाद में विरोधाभास है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों जैसी स्थितियां हैं, कवि को दुख भी हो रहा है, वो मस्ती में भी है, क्योंकि उसको अपने प्रिय की अच्छी यादें भी आ रही हैं, तो उसको मस्ती में भी है, लेकिन वो अपने प्रिय से दूर भी हो गया है, तो निराशा भी है। तो दोनों ही स्थितियां हैं, विरोधाभास है। अगली दो पंक्तियां देखिए। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा यानी कि बाह्य रूप से हंसाती हैं, जो यादें हैं वो बाह्य रूप से हंसाती हैं और भीतर से रुलाती हैं। ठीक है ना, मैं अपने प्रिय की यादों को लेकर घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, जो मुझे बाहर से तो हंसाती है और भीतर से रुलाती है। यानी कि कवि जो है दुनिया के सामने तो हंसता रहता है, अपने दुखों को प्रकट नहीं करता, और अपनी ऐसी स्थिति पर उसे दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, और उसी दुख को महसूस करते हुए वो अपने प्रिय से बिछुड़ने का जो दुख है उसे वो महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपने प्रिय की जो याद है उसमें भीतर ही भीतर रो रहे हैं। बाहरी रूप से वो उसको प्रकट नहीं कर पा रहे, ऐसे दुनिया के सामने वो हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर से अपने प्रिय को याद करके वो रोते रहते हैं। तो इस तरह से दोनों ही मनस्थितियाँ कवि की इसमें दिखाई गई हैं। तो आपको ये चारों पंक्तियाँ अच्छी प्रकार से समझ आ गई होंगी। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य करते हैं, तो कुछ वही पॉइंट्स आएंगे ज़्यादातर कि कवि के लिए मैं शब्द कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है, आत्मकथात्मक शैली है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, तुकांत शैली, प्रवाहमयी भाषा है, अभिव्यक्ति की सरलता है, भाषा भावानुकूल है, मुक्तक छंद है, लय है, उन्माद में अवसाद, ये मैंने आपको पहले बताया, विरोधाभास है इसमें, और किसी की तो यहाँ पर कैवर्ण की आवृत्ति तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इसके अलावा इसमें एक हम कर सकते हैं कि करुण रस, यहाँ पर कवि ने करुण रस का प्रयोग किया है। तो आपको ये पांचों पैराग्राफ अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। जो बाकी हमारे बच गए हैं कविता के 4 पैराग्राफ, वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।